जब जूही उमा के लिए चाय बनाकर लाती है तो उस चाय को उमा अपने कमरे से सीधा हॉल में फेंक देती है और चाय का गिलास ललिता के पैरों के पास आ जाता है, जो कि सोफे पर बैठी हुई थी। ये देखकर ललिता अपनी बहू जूही से कहती है, बहू रहने भी दे, तू उसकी नौकर नहीं है जो सारा दिन उसके आगे पीछे करे। अपना काम कर लिया कर, जाकर सो जा, और यहाँ भी पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जूही की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी और जूही की जेठानी उमा थोड़ी सी नखरीली थी। अब उमा के नखरों के बारे में तो सिर्फ उमा के पति और उसकी सास को अच्छे से पता था, लेकिन जूही को क्या पता था कि उमा के नखरे किस हद तक जा सकते हैं। एक रोज जूही सुबह सुबह सबके लिए चाय बनाती है। हालांकि चाय जूही की सास ललिता और जूही के जेठ उसका पति पी लेते हैं, लेकिन उमा चाय के गिलास को घुमा घुमा कर देख रही थी। ये देखकर उसकी सास ललिता उससे कहती है, चाय की गिलास घुमा घुमा कर क्या देख रही है? अब इसमें भी कोई नुक्स निकालेगी क्या? नुक्स तो निकालने का मन नहीं है आज, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनी, चाय पत्ती ज्यादा हो गई है। तो कोशिश किया कर कि खुद चाय बनाकर पी ले। दूसरों के हाथ की जब चाय तुझे अच्छी नहीं लगती तो। अब उमा चाय नहीं पीती और किचन में जाकर जूही से कहती है, खाने में क्या बना रही है जूही? भूख तो बहुत लगी है, लेकिन खाने की खुशबू से लगता है आज कुछ अच्छा नहीं बन रहा। जी दीदी जी, आज माँ जी ने कहा था कि लौकी की सब्जी बनाने के लिए, बस वही बना रही थी, होने वाली है बस। छी छी, लौकी की सब्जी मुझसे तो नहीं खाई जाएगी, रहने ही दे, मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। अब उमा अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी उमा की सास उमा से कहती है, लगता है बहू तुझे कोई काम नहीं है। जब से जूही आई है तू तो खुद से एक गिलास पानी भी नहीं लेती। मेरा तो इस घर में रहने का ही मन नहीं करता। थोड़े समय बैठने आओ तो दिक्कत, खाने आओ तो दिक्कत, और खाना भी ढंग का नहीं बनता। अब तेरे नखरे ही खत्म नहीं होते तो क्या किया जा सकता है? घर में तो सब वही खाते हैं जो बनता है, बस एक तू ही है हर चीज के लिए नखरे करती है, खाने से लेकर नहाने तक, और तो और कोई काम भी तुझसे नहीं होता है। इतना कहने के बाद ललिता चली जाती है और जूही घर का सारा काम करने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उमा आती है और जूही से कहती है, जूही जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ला, और हाँ ग्लास साफ हो, ध्यान रखना। दीदी बस अभी आकर बैठी हूँ, 10 मिनट रुक जाओ तो फिर मैं चाय बना देती हूँ। ये सुनकर उमा वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब जूही उमा के लिए चाय बनाकर लाती है तो उस चाय को उमा अपने कमरे से सीधा हॉल में फेंक देती है और चाय का गिलास ललिता के पैरों के पास आ जाता है, जो कि सोफे पर बैठी हुई थी। ये देखकर ललिता अपनी बहू जूही से कहती है, बहू रहने भी दे, तू उसकी नौकर नहीं है जो सारा दिन उसके आगे पीछे करे। अपना काम कर लिया कर, जाकर सो जा, और यहाँ भी पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जूही भी आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। तभी उमा जूही के पास आकर कहती है, मुझे लगता है तुझे समझ में नहीं आता। मैंने तुझसे चाय मांगी और तूने कहा बाद में देती हूँ, और मैंने चाय फेंक दी। अब तू उसे साफ भी नहीं करेगी। माँ जी ने मना किया है आपका कोई भी काम करने के लिए, इसलिए आप माँ जी से बात कर लो। मुझे ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है जूही, तू मुझसे छोटी है। अब इतना कहकर उमा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद घर में विमला का आना होता है और विमला चाय के गिलास को देखकर ललिता से कहती है, राम राम, ये घर में क्या तबाही मचा रखी है ललिता? तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? आजा विमला, मेरी बहू की तो बात ही मत कर। एक के नखरे खत्म नहीं होते और दूसरी अभी भी काम करके आराम करने गई है। काहे बात के नखरे? घर बंटवारा करने के लिए कह रही है क्या? मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा विमला, तू चिंता मत कर, इनके ये सपने अधूरे ही रह जाएंगे। अब देर शाम ललिता के घर पर बिजली वाला आता है और बिजली वाला उमा से कहता है, मैडम ये आपका बिजली का बिल। तो क्या करूं? दे दो इस घर की मालकिन को। अब ये सुनकर ललिता आती है और बिजली का बिल लेते हुए कहती है, मुझे दे दीजिए, वो इस घर की नौकरानी थी। बताओ, नौकरानी होकर इतने तेवर रखा ही क्यों है? अब बिजली वाले के चले जाने के बाद उमा अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं इस घर की नौकरानी हूँ, आपने अभी क्या कहा? अगर उसे मैं ये कहती
कि ये इस घर की बड़ी बहू है तो वो मेरे मुंह पर ही थूक कर जाता। ऐसे ही समय बीतता है और देर शाम एक भिखारी आता है जो उमा को देखकर दरवाजे से कहता है, ए माई, मेरी भी सुनो। ओ दीन दयालु, जो तू मेरी सुनेगा तो ऊपर वाला तेरी भी सुनेगा। तू 10 रुपया देगी, ऊपर वाला तुझे 10 लाख देगा। ओ मेरी भी सुनो। वैसे कहते हैं गरीब भिखारियों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी कितनी अच्छी बात कही है। तू 10 रुपया देगी, ऊपर वाला 10 लाख देगा। ये सोचकर उमा टेबल पर पड़े पैसे उठाकर उस भिखारी को देती है और भिखारी भी उन पैसों को गिनता हुआ चला जाता है। लेकिन ललिता उस भिखारी को पैसे गिनते देखकर कहती है, सुन, तुझे ये पैसे सामने वाले घर से मिले हैं क्या? अब ललिता घर आते ही अपनी बहू जूही से कहती है, बहू, तूने अभी किसी भिखारी को टेबल पर रखे हुए पैसे तो नहीं दे दिए? नहीं माँ जी, मैं तो किचन में ही हूँ कब से। जूही ने पैसे नहीं दिए। ये नखरे इतना करती है कि इसने तो भिखारी को देखा तक नहीं होगा। कहीं वो खुद तो नहीं ले गया। हर बात पर नखरे करने वाली जेठानी से पूरा घर परेशान था और कोई कुछ कहता तो उमा के और ज्यादा नखरे होते। अब ऐसे में एक दिन जब वो किचन में काम करते हुए अचानक ही जूही को चक्कर आता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि जूही पेट से है। ये खुशखबरी सुनने के बाद सास अपनी बड़ी बहू को ताने देते हुए कहती है, चलो, भगवान ने देर से ही सही मेरी सुन तो ली, वरना मेरी बड़ी बहू के होते हुए भी मैं अपने पोता पोती को देखे बिना ही मर जाती। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं कहती? घुमा फिरा कर बात करने की आदत है आपकी पुरानी। अब ललिता खुद ही घर का काम करने लगी थी क्योंकि वो जूही पर ज्यादा भार नहीं देना चाहती थी और उमा तो बिल्कुल ही काम नहीं करती थी। इसीलिए जब उमा देखती है कि उसकी छोटी देवरानी को उसकी सास बहुत प्यार करने लगी है, तब उसके रंग बदलने लगते हैं और वो बात बात पर नखरे करने वाली उमा अब एक रोज अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैं सब्जी काट दूँ क्या? आपसे नहीं हो रहा तो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे काम करने की क्या सूझी? जी माँ जी, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है। भला उसे क्या होगा? वही नखरे के दौरे जो कि तुझे रोज रोज पड़ते हैं, वो आज नहीं पड़ रहे तुझे? माँ जी, मुझे लगा कि जूही तो हमेशा ही काम करती है, अब वो पेट से है तो मैं ही घर के कामों में ध्यान लगा लूँ। उमा अपनी देवरानी की मदद करने के लिए काम करने लगी थी क्योंकि उसे तो लगने लगा था कि कहीं उसकी सास जूही को प्यार करते करते उसे न भूल जाए। अब एक रोज काम करते हुए उमा को चक्कर आ जाते हैं और वो हॉल में गिर जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब पता चलता है कि जूही के साथ उमा भी पेट से है और ये सुनकर उमा से अब ललिता कहती है, अब तो लगता है मुझे दोनों के तीखे नखरे झेलने पड़ेंगे और किसी एक को कम प्यार मिल जाए तो दोनों आपस में देख लेना। अब जूही के जितना प्यार उमा को भी अपनी सास ललिता से मिलने लगा था और वो अपने नखरों पर थोड़ा सा काबू भी पा लेती है क्योंकि प्यार के आगे उसके नखरों को हारना पड़ता है। कुंती ने अपनी बेटी अंगूरी की शादी कुछ ही महीने पहले की थी, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से कम 1 साल बाद अंगूरी की विदाई की डेट पड़ी थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शादी के बाद ही अंगूरी की दादी सास निपट गई थी। अब कुंती इसी बीच अपने बेटे की भी शादी लगे हाथ निपटा देती है और अब घर में कुंती के बहू का आगमन होता है। कुंती अपनी बहू पूर्वी से कहती है, बहू, आज से ये तेरा घर है और तू इस घर की बहू, तू जैसे चाहे वैसे रह सकती है। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, अभी से आप अपनी बहू को सर पे ही चढ़ा लो। कल को आपको खाना पीना नहीं देगी ना, तब आप ही कहती फिरोगी कि मुझे मेरे बेटे बहू देखते ही नहीं हैं। तू चुप कर और जा जाकर चाय बना ला। बहू का आज पहला दिन है, आज वो कोई काम नहीं करेगी। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। अब किचन में चाय बनाते हुए अंगूरी सोचती है, कल से भाभी घर का काम करेंगी तो क्यों ना मैं यहाँ जितने दिन हूँ ऐश की जिंदगी जीऊं। अब अगले ही दिन सुबह के 9 बजे तक अंगूरी सोई हुई थी। तभी कुंती अपनी बेटी को उठाने जाती है और कहती है, आज तेरी सुबह नहीं हुई है, सुबह के 9 बज रहे हैं। माँ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, सोने दो। अब तो भाभी भी आ गई है, वो कर लेंगी घर का काम। जितने दिन यहाँ हूँ चैन से तो जीने दो। तो तू इस दिन का इंतजार कर रही थी कि तेरी भाभी आए और तू काम धंधा छोड़ दे।
इधर शादी के दूसरे ही दिन कुंती की बहू पूर्वी घर का काम करने में लगी थी। तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही पूर्वी को देखकर कुंती से कहती है, क्या बात है कुंती, बहू को अभी शादी के 2 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं और तू इससे काम करवा रही है। अरे विमला, मैंने कोई काम नहीं कहा, खुद ही लगी हुई है काम करने में सुबह से। मुझे एक काम नहीं करने दे रही। बड़ी ही नसीब वाली है तो कुंती। वैसे तेरी बेटी कहाँ है, आज दिख नहीं रही है। उसे भी तेरी बहू के आने की आजादी मिल गई है। यही समझ ले विमला तू, अब तक घोड़े बेचकर सो रही है वो। विमला कुंती जो भी बातें कर रहे थे वो पूर्वी किचन में बर्तन धोते हुए सुन रही थी और वो अपने मन में सोचती है, सुबह से काम पर लगा रखा है। एक अंगूरी है, वो तो आज काम ना करने के चक्कर में उठी ही नहीं है। कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं इस घर में। अब पूर्वी खाना पीना झाड़ू पोछा सब कर लेती है। तब जाकर अंगूरी उठती है और उठते ही किचन में जाकर खाना देखने लगती है कि क्या बना है और क्या नहीं। माँ, खाने में क्या बनवाया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या बना है। शायद आलू की सब्जी और चावल बने हैं। जाकर खा ले, दोपहर के 12 बज गए हैं। भाभी, खाने में क्या बना है? जो भी हो निकाल कर ला दो, मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी है। हे भगवान, अंगूरी तो कितनी बेशरम है, अपनी भाभी को कह रही है कि खाना निकाल कर दो। माँ जी, कोई नहीं, मैं ला देती हूँ खाना निकाल कर। अब पूर्वी अंगूरी को खाना निकाल कर दे देती है और करीब 2 बजे खुद खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता है और पूर्वी की शादी को करीब 4 महीने बीत चुके थे। एक रोज कुंती हॉल में बैठी थी और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे पता है अंगूरी 15 साल की उम्र से ही घर के काम करने में लगी थी, खाना पीना भी बनाने लगी थी ये। अच्छा माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब से मैं आई हूँ इन्हें तो मैंने कोई काम करते हुए देखा ही नहीं है। ये तो तू सही कह रही है बहू कि तेरे आने के बाद इसने खाकर किचन में प्लेट भी नहीं रखा होगा। माँ जी, इसकी तारीफ तो ऐसे कर रही हैं जैसे इन्होंने कहा और मैंने मान लिया। 1 नंबर की कामचोर है, ना जाने अपने घर कब जाएगी जब मुझे चैन मिलेगा। ये बातें चल ही रही होती है कि तभी अंगूरी, जो कि सोफे पर बैठकर खाना खाने के बाद उसी प्लेट में हाथ धोकर अपनी भाभी से कहती है, ये लो भाभी, इसे किचन में रख दो, मेरा मन नहीं हो रहा किचन में जाने का। क्या बात है अंगूरी, तेरी भाभी के आने के बाद तेरे तो भाग्य ही खुल गए। खुद मालकिन बनी हुई है और अपनी भाभी को नौकरानी बनाए हुए है। कल को ससुराल जाइए तो तेरी सास ऐसी तेरी सेवा नहीं करेगी। ये तो है ही विमला काकी, लेकिन जो भी हो मेरी भाभी मेरी बहुत सेवा करती है। भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे। अरे विमला, आजा बैठ। अरे ये तो कतई 1 नंबर की बेशरम हो रही है। कल को ससुराल जाएगी तो सास से चप्पल खाएगी। काम ही इसके ऐसे हैं। अरे माँ, चाहे विमला काकी जो भी कह ले, कल को मैं ससुराल जाऊंगी तो मुझे ही करना है, मुझे ही करना है सब, अकेली बहू जो हूँ। विमला के आने पर कुंती पूर्वी को चाय बनाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब वो चाय बनाकर लाती है तो पूर्वी की ननद अंगूरी अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब तो आप फ्री हो गई होगी ना, तो ये रहा नेल पेंट, जरा मेरे पैरों में तो लगा दो। राम राम, बेशर्मी की हद होती है। और कुंती, देख तो इस लड़की में शर्म बची ही नहीं। जी अभी लगा देती हूँ। अब पूर्वी अपनी ननद के पैरों के नाखून पॉलिश करते हुए अपने मन में सोचती है, जी तो कर रहा है, इसी नाखून पॉलिश से इसका मुंह रंग दूं। लेकिन क्या करूँ, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। लेकिन अब बहुत हुआ, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इसी के साथ अगले दिन की शुरुआत होती है और पूर्वी अब तक उठी नहीं थी। ये देखकर कुंती अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू अब तक नहीं उठी? माँ जी, ना जाने क्यों चक्कर आ रहा है और पेट भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं घर का सारा काम अंगूरी से करवा लेती हूँ। अब कुंती अंगूरी को उठाकर कहती है कि वो आज घर का सारा काम करेगी और अंगूरी को मजबूरी में घर का काम करना भी पड़ता है। अब जैसे ही काम करके अंगूरी बैठती है तो कुंती अंगूरी से कहती है, भाभी को उसके कमरे में खाना देकर आई है ना? क्या मतलब है आपका कि उन्हें खाना देकर आई हूँ? क्यों दूं मैं उन्हें खाना? खुद आए और निकाल कर खाएं। अच्छा, एक दिन में ही अपने पर आ गई। कल तक तो वो तुझे खिलाती थी, तेरा झूठा धोती थी, तब तो उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। माँ, वो होंगी अच्छी या फिर अच्छे बनने का नाटक कर रही होंगी, लेकिन मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ। ज्यादा बात बनाने से अच्छा है कि तू उसे खाना देकर आए, ये मैं कह रही हूँ तुझे। अब अंगूरी अपनी माँ के कहने पर अपनी भाभी को खाना देने के लिए
जैसे ही कमरे के पास पहुंचती है वैसे ही अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ये सुनकर अंगूरी खुद से कहती है, माँ तो कह रही थी कि भाभी बीमार है, लेकिन ये तो यहाँ आराम कर रही हैं और ठहाके लगा रही हैं। अरे अंगूरी, आपको क्या हुआ? आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं। भाभी आपने कहा कि आप बीमार हो, लेकिन आप तो यहाँ ठहाके लगाकर हंस रही हो। नहीं, मैं तो आपके आने पर उठी हूँ, तब से सोई हुई हूँ। ये बात अंगूरी को बहुत ही अजीब लगती है और अब वो खाना पूर्वी के कमरे में रखकर गेट के बाहर जाती है। तभी पूर्वी फिर से फोन पर बातें कर रही थी और कहती है, नंदोई जी, अभी अंगूरी आई थी। वैसे ये सब छोड़िए, आप दूसरी शादी का क्यों सोच रहे हैं? अंगूरी के विदाई को भी अभी समय है। भाभी उनसे बात कर रही हैं और वो मेरे होते हुए किसी दूसरी लड़की से शादी की बात कर रहे हैं। नहीं, अब और नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब अंगूरी अपने कमरे में आती है और अपने पति राजेश को फोन करके बुलाती है और अपनी माँ कुंती से जाकर कहती है, माँ, मुझे न अपने ससुराल जाना होगा और अब आप ये मत पूछना कि क्यों। तुझे अचानक क्या हुआ? कल तो ससुराल के नाम से दूर भागती थी। माँ, बस मुझे जाना है। मेरी सास की ना तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था। अब कुछ समय बाद ही कुंती का दामाद भी आ जाता है और अंगूरी बिना देर किए अपने पति के साथ चली जाती है और अपनी ननद के जाने के बाद ही पूर्वी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुशी में खुद से कहती है, कभी कभी अच्छे कामों के लिए झूठ का सहारा लेना ही जरूरी है, जैसे मैंने अपनी ननद को ससुराल भेजने के लिए किया। एक छोटे से गांव में सरिता अपने पति कमल के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सरिता का पति काफी ज्यादा मेहनती था, वो काम में ही ज्यादा लगा रहता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनके पास पैसे नहीं थे। गरीब होने के बावजूद भी सरिता को अपने आस पड़ोस के लोगों की तरह रहने का और खाने पीने का काफी शौक था, लेकिन वो कभी पूरा ही नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन सरिता अपने पति कमल के पास जाकर उसे कहती है, सुनिए ना, पड़ोस वाली कांता काकी है ना, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सामान बड़ा सस्ता मिलता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन सामान जैसा दिखाते हैं जरूरी नहीं है ना कि वैसा ही आए। कई बार लोगों को पागल भी बना दिया जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ऑनलाइन सामान लेने में। आपको जब किसी बात के लिए मना करना होता है ना, तो आप ऐसे ही करते हो, उस चीज में कमियां निकालना शुरू कर देते हो। लेकिन कोई बात नहीं, हजारों लोग ऑनलाइन सामान लेते हैं। लेकिन उन हजारों लोगों में से कुछ ही लोगों ने बताया है कि जो दिखाते हैं वही नहीं आता है। आज तक हमने कुछ लिया है नहीं ना, तो फिर हम ऐसे कैसे कोई कमी निकाल सकते हैं? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर हमने ऑनलाइन कुछ मंगवा भी लिया और वैसा नहीं आया तो हमें ही नुकसान होगा ना। ये सब अमीरों के लिए ही ठीक है, हमारे लिए नहीं। आज तक आपने मेरे मन की एक इच्छा पूरी नहीं की है। यही कोई दूसरा होता ना, कम से कम वो मेरी बात तो मान लेता, लेकिन आप होगी। तुम हर बार एक ही बात पर क्यों घूम कर आ जाती हो? तुम्हें नहीं पता है हम कितने गरीब हैं? लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऑनलाइन सामान लेने में ज्यादा खुशी मिलेगी। हाँ मिलेगी, मुझे ऑनलाइन सामान लेने में खुशी मिलेगी और इस बार मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। इस खुशी को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आप मानो या ना मानो, मैं ऑनलाइन अपने लिए साड़ी लूंगी तो लूंगी। हाँ, ऑनलाइन कुछ भी लेने के लिए ना फोन का होना भी जरूरी है, और वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो ले ली तुमने साड़ी? कमल इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सरिता पर ऑनलाइन शॉपिंग करने का भूत सवार हो रखा था। वो उसे भी आस पड़ोस के लोगों की तरह ऑनलाइन शॉपिंग जो करनी थी, लेकिन फोन न होने की वजह से वो चुप रह जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। वो आए दिन अपने पति को ताने देती रहती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कमल काम पर गया था और सरिता घर पर अकेली थी। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता काकी आती है और सरिता से कहती है, अरे सरिता बेटा, कैसी हो? बड़े दिन हो गए थे तुम हमारे घर नहीं आई थी, तो सोचा मैं ही आ जाऊं। अरे काकी, क्या बार बार आना, आपको भी 100 काम होते हैं, मुझे भी कहाँ ही समय मिलता है कहीं आने जाने के लिए, इसीलिए आती ही नहीं। आप बताओ कैसे आना हुआ? कोई काम था? नहीं, कोई खास काम तो नहीं था, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी तो सोचा तुझे भी दिखा दूं। अब तू कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती है, इसलिए दिखाने आ गई। आप इतनी बुढ़ी हुए जा रही हो, फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, किसके लिए? अरे अभी कहाँ बूढ़ी हो गई मैं, अभी तो उम्र है मेरी। पहले के समय में ऐसा कुछ था नहीं, और अब जब आया है तो थोड़ा तो लुत्फ उठाऊं मैं भी। वो साड़ी का कपड़ा काफी अच्छा था, कितने का लिया? अरे बस 300 में ही है। साड़ी भी कितनी प्यारी है ना, अच्छी लगी है तभी तो ली है मैंने।
बस 300 में इतनी अच्छी साड़ी। ऑनलाइन कपड़े लेने में तो आपको कुछ ज्यादा ही सस्ता मिल गया है। इतना सस्ता तो हमारे यहाँ कपड़े की दुकान पर भी नहीं मिलता। हाँ, वो ऑफर चल रहा था तो मैंने ये साड़ी ऑर्डर कर दी, इसलिए सस्ती मिल गई। वैसे ये साड़ी 2000 की थी, ऑफर के चलते सस्ती मिली है बस। इतनी ज्यादा सस्ती? 2000 की चीज सीधा 300 रुपए में? काफी सही है ऑनलाइन शॉपिंग करना तो, वरना मैं तो आज की महंगाई से परेशान ही हो गई थी। 300 की साड़ी आती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, तभी तो अब मैं सब कुछ ऑनलाइन ही लेती हूँ। फिर चाहे वो घर का कोई सामान लेना हो या अपने लिए कुछ लेना हो, सब ऑनलाइन ही लेती हूँ। और तो और आए दिन कोई ना कोई ऑफर आता रहता है जिसमें सामान सस्ते दामों पर मिल जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। अच्छा, वही तो मैं सोचूं, इतनी महंगी साड़ी ये लोग कैसे पहन रहे हैं। माना हमारी तरह गरीब नहीं है, लेकिन इतनी महंगी साड़ी लेना कोई आम बात भी नहीं है। पर अब मैं भी ले लूंगी। सरिता कांता की बात सुनकर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए और भी उत्सुक हो जाती है और कमल ने घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे उन्हें लेकर वो वापस से अपनी पड़ोसन कांता के पास जाकर उसे कहती है, काकी मुझे आपकी तरह ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास फोन नहीं है। आप अपने फोन से मंगवा कर दे देंगी? मैं पैसे दे दूंगी आपको। अरे वाह, गरीब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या? काकी आप क्यों हमारी स्थिति का मजाक बना रही हो? पैसे नहीं है, फोन नहीं है, लेकिन इच्छा तो है ना गरीब लोगों की भी। और मैं कौन सा आपको ये बोल रही हूँ कि आप पैसे दे दो। मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए हैं, उसी से मंगवा रही हूँ बस। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तूने तो दिल पर ही ले लिया। अच्छी बात है कि तू भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती है, घर बैठे ही सामान आ जाता है और हमें बाहर धक्के भी नहीं खाने पड़ते। हाँ तो काकी जल्दी से मेरे लिए भी ऑनलाइन मंगवा लो ना कुछ। अरे मंगवाना क्या है ये तो बता, या मैं खुद से ही कुछ मंगवा लूं? वैसे घर के सामान में भी सेल चल रही है, ये ले देख ले खुद, जो लेना है वो मुझे बता दियो। ये चटाई बहुत अच्छी लग रही है और हमारे घर पर चटाई भी नहीं है। कोई भी आए जमीन पर ही बैठना पड़ता है। यही मंगवा लो, बताना कितने की है? अरे वाह, मानना पड़ेगा, जिस पे ऑफर है वही वाला बोला है तूने। चल, ये तो तुझे 100 रुपए में ही मिल जाएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी। तेरा ही पता दे रही हूँ, इसमें आएगी तो मैं तुझे बता दूंगी, ले लियो। सरिता कांता से बोलकर अपने लिए चटाई मंगवा लेती है और 2 दिन बाद चटाई आ जाती है। वो चटाई सरिता को काफी अच्छी लगती है। कमल को चटाई दिखाते हुए सरिता उससे कहती है, ये देखो, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, अच्छी है ना? सही दाम में मिल भी गई। लेकिन पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, फिर कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? वो जो पैसे रखे थे ना मंदिर के पीछे बचाकर, मैंने वही पैसे लिए हैं। और देखो बस 100 रुपए की ही है, बाकी पैसे तो बच भी गए। अब तो मानते हो ना ऑनलाइन सामान को? क्या बस 100 का ही है? फिर तो बड़ा ही सही है। वैसे भी हमें जरूरत भी थी एक चटाई की। आप भी पता नहीं क्यों बिना बात के सुनाते रहते हो। मैं बोल रही थी ना, ऑनलाइन सामान काफी अच्छा मिलता है, ऑफर भी चलते रहते हैं, इसीलिए पैसे कम हो गए। सरिता की ऑनलाइन मंगवाई हुई चटाई देखकर कमल को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो कुछ नहीं बोलता और इसी तरह अब सरिता को कुछ भी लेना हो तो वो कांता काकी से जाकर उनसे बोलकर ऑनलाइन मंगवाती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पैसे बचाकर वो चूल्हा मंगवाती है और घर चूल्हा जब आता है तो थोड़ा खराब था। ये देखकर सरिता कमल से कहती है, सुनिए, देखिए मैंने चूल्हा मंगवाया था ऑनलाइन, लेकिन ये खराब हो गया थोड़ा। तुम्हें किसने बोला था चूल्हा भी ऑनलाइन मंगवाने को? ये सब चीजें तो खुद से जाकर खरीदनी चाहिए थी ना, और तुमने ये भी ऑनलाइन ही मंगवा लिया। अब तक तो सब ठीक आया था, मुझे लगा ये भी ठीक होगा। अब फोन में देखा तो कांता काकी को ठीक लगा, लेकिन अब जब आया है तो पता चला थोड़ा खराब है। अरे जरा ये भी बताना कि ये चूल्हा कितने का आया था? ये 2500 का था। क्या इतना महंगा? ये तुमने कैसे मंगवाया? अब तो मैंने कहीं भी पैसे नहीं रखे थे। वो जो आप घर खर्च के पैसे देते थे ना, उसी में से मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। लो कर लो और ऑनलाइन शॉपिंग। जब अच्छे से पता है कि हम कितने गरीब हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी ना। मुझे क्या पता था ये खराब आएगा, मुझे तो लगा जैसे सब अच्छा आता है ये भी अच्छा आएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन ही लो। कुछ चीजें तो खुद से देख परख कर भी ले सकते हैं ना। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन अब क्या करें? जाकर कांता काकी से पूछो कि ये वापस हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो करवा दो। कमल की बात सुनकर सरिता कांता काकी से बोलकर चूल्हा वापस करवाती है और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग करना कम कर देती है।
संजना एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की थी। संजना को अपने नाम से बहुत प्यार था। दूसरों से अपना नाम सुनना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि उसका ये नाम उसके पिता ने रखा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए जब भी वो किसी से अपना नाम सुनती थी तो उसे अपने पिता के करीब होने का एहसास होता। ऐसे ही एक रोज संजना अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही होती है। तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है और कहती है, गुड्डी, अगर तू कोई जरूरी काम नहीं कर रही है तो बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सुमन आंटी के घर चलेगी क्या? पहली बात तो ये कि माँ, मेरा नाम संजना है, ना कि गुड्डी वुड्डी, इसलिए आप मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मेरे पिताजी ने कितना अच्छा नाम दिया है मेरा, बुलाना है तो मेरे नाम से बुलाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरा नाम गुड्डी रखना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने पता नहीं क्या अजीब सा नाम रख दिया, संजना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं तुझे गुड्डी ही बुलाऊंगी। माँ, मेरा नामकरण हो गया है, ये रोज रोज मेरा नामकरण मत किया करो। आपको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम संजना बहुत पसंद है। और नाम की छोड़ो, आपको ऐसे आज अचानक सुमन आंटी के घर की याद कैसे आ गई? मुझे कुछ काम था उससे, और बहुत दिन हो गए हैं उससे मिलना भी नहीं हुआ, इसलिए सोचा मिलाऊं उससे। माँ, पागल उसे बनाइए जो आपको जानता ना हो। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छी तरह से पता है आप बिना किसी जरूरी काम के सिर्फ हालचाल पूछने के लिए किसी के घर नहीं जाने वाली। सीधे सीधे बताइए, क्या बात है? सच में कोई बात नहीं है, सिर्फ हाल पूछने के लिए ही जाना है, और वो मेरी सहेली है, तो क्या मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती हूँ? जरूरी है क्या? कोई काम होगा तभी जाऊंगी उससे मिलने। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, रास्ता नहीं जानती, इसलिए इतना भाव खा रही है। रहने दे, मत जा तू। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी तुझसे। माँ, एक दिन की छुट्टी मिलती है, क्या किसी के घर जाना? चलिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपको कहीं घुमाया नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी सहेली सुमन के घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलिए आप अपनी सहेली के यहाँ जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। अब खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर सुमन के घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर संजना सुमन से कहती है, क्या बात है आंटी, आप माँ से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, जरूर आप दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। नहीं संजना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्मिला और मेरी मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए थे, शायद इसलिए वो इतनी परेशान होगी मिलने के लिए। अगर कोई बात होती तो तुझे लगता है हम तुझे नहीं बताते? हाँ, बात तो है आंटी जी। चलिए कोई नहीं, आप लोग बैठकर बात करिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, वैसे ही तू जल्दी मेरे घर नहीं आती है, आज आई है तो मैं तुझसे काम करवाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आंटी, बेटा भी कहती है और पराया भी करती है, वैसे भी दो बुजुर्ग औरतों के बीच बैठकर मैं क्या ही करूँगी। संजना इतना कहकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर उनके पास आ ही रही होती है कि दोनों आपस में बातें करते हुए कहती हैं, सुमन, तूने कहीं मेरी बेटी के लिए लड़का देखा? अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, यही आखिरी जिम्मेदारी है मेरी, जल्दी से पूरी हो जाए, इसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए बस। हाँ उर्मिला, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू तो जानती है कि अच्छे लड़के जल्दी नहीं मिलते हैं, और शादी तो संजोग पर ही होता है, जब समय आएगा तब हो जाएगा। तू सही कह रही है सुमन, लेकिन क्या करूँ, चिंता तो होती है ना। उर्मिला और सुमन की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी संजना सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद हंसते हुए चाय लेकर उनके पास आती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। माँ, आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? जब होनी होगी हो जाएगी। लीजिए चाय पीजिए टेंशन फ्री होके। कुछ देर बाद संजना अपनी माँ उर्मिला के साथ अपने घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ संजना की शादी एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज संजना हॉल में बैठी अपनी सास सुलोचना के पैर छूने के लिए आती है। तभी सुलोचना उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहती है, सौभाग्यवती रहो बहू। आज शाम को बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें हमारे घर आ रही हैं। उनके खाने पीने का थोड़ा देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू का नामकरण? ये कौन सी रस्म होती है? इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना है। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है,
मैं किसी के कहने पे अपना नाम नहीं बदलने वाली हूँ, फिर चाहे वो मेरे ससुराल वाले ही क्यों ना हो। बहू, मैंने जो बोला है तुझे समझ में आया ना? कहाँ खो गई तू? हो जाएगा ना सारा इंतजाम रस्मों और मेहमानों के खाने पीने का? जी माँ जी। संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति दीपक से बहू का नामकरण की रस्म के बारे में पूछती है, जिस पर दीपक हंसते हुए कहता है, जैसा बच्चा होने पर ना हम बच्चे का नामकरण करते हैं, उसी तरह हमारे घर का ना रिवाज है कि ना जब भी कोई नई बहू आती है ना हमारे घर, और इस रस्म को किया जाता है, और जिसके बाद ना उसका नामकरण करके ना उसको नया नाम देते हैं। ये कैसी रस्म है? मुझे ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं अपना नाम बदलूंगी। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। मैं ऐसे किसी रस्म को पूरा नहीं करने वाली हूँ, ना ही मानने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो, माँ को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये रस्म ना हमारे घर में बहुत मायने रखती है, और इस रस्म को निभाने के में ना क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें नहीं पसंद होगा तो हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे ना नए नाम से, लेकिन रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल भी नहीं। मैं जब ऐसी किसी रस्म को मानती ही नहीं हूँ तो मैं ऐसी कोई रस्म करूँगी भी नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सासू माँ क्या सोचती हैं या उनको कैसा लगता है। अपनी बहू संजना और अपने बेटे दीपक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुलोचना सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की सभी औरतें सुलोचना के घर आती हैं। तभी सुलोचना अपनी बहू संजना को सबके सामने लेकर आती है और रस्म शुरू होने वाली होती है कि तभी संजना धीरे आवाज में सुलोचना से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस रस्म के बारे में। देखिए मैं वो। बहू, तुझे जो भी बात करनी है तो रस्म पूरी होने के बाद कर लियो। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। सुलोचना इतना कहकर बहू के नामकरण की रस्म शुरू कर देती है और अपनी बहू की आरती उतारकर सभी के सामने उसे नया नाम दे देती है, जिसे सुनकर संजना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका नया नाम उसी का पुराना नाम ही होता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरे नए नाम के बदले मेरा वही नाम क्यों रखा? मुझे कुछ समझ नहीं आया है। ये तो बहू के नामकरण की रस्म है ना? बहू, मुझे पता है कि तुझे अपने नाम से कितना प्यार है। ये नाम तुझे तेरे पिताजी ने दिया है, इसलिए मुझे उर्मिला जी ने सब बता दिया था। मैंने तो तभी सोच लिया था कि अपने घर की बहू के नामकरण की रस्म में मैं तेरा वही नाम रखूंगी, जिसमें रस्म भी पूरी हो जाएगी और तुझे अपना नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा। अपनी सास की बात सुनकर संजना को अपने गलत स्वभाव पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी सास से अपने गलत स्वभाव के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपने ससुराल की बहू का नामकरण की रस्म को खुशी खुशी पूरा भी करती है। हर रोज की तरह आज भी जैसे ही अलका का पति विक्रम घर आता है, वैसे ही अलका एक सेलो टेप से उसकी कमीज को चेक करती है कि किसी लड़की के बाल तो नहीं उसके कंधे या फिर कमीज पर। ये देखकर हर रोज की तरह विक्रम अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे इस रोज रोज शक करने की आदत से मैं तो परेशान हो गया हूँ। किसी दिन अगर मैं तुम्हारी सौतन ले आया ना तो तुम क्या करोगी? मैं उसके सारे बाल नोच डालूंगी और तुम्हें भी घर से बाहर कर दूंगी, समझे ना? तुम जिस तरह से मुझ पर शक करती हो ना, उससे तो मुझे लगता है कि मुझे एक अफेयर कर ही लेना चाहिए। हाँ, तुम करके तो देखो, फिर तुम्हें बताती हूँ। अलका अपने पति पर हमेशा शक किया करती, लेकिन उसे क्या पता था जिससे वो इतना प्यार करती है वो एक दिन सच में अलका की सौतन ले आएगा। इस बात से अनजान वो हर रोज की तरह अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अलका बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति एक औरत के साथ आया है, जिसे देखकर अलका अपने पति से पूछती है, सुनिए जी, ये कौन है? आपके ऑफिस की कोई मैडम है क्या? नमस्ते जी, मैं इनकी वाइफ अलका हूँ। विक्रम, लगता है तुमने अपनी वाइफ को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। जी, आप इनके ऑफिस की नहीं है? विक्रम, तुम्हारी वाइफ तो वाकई बहुत भोली है और तुमने इसे धोखा दे दिया। भोली जरूर हूँ, बेवकूफ नहीं। सीधे सीधे बात करो। मैं विक्रम की दूसरी वाइफ मोनिका और तुम्हारी सौतन भी। विक्रम, ये सच कह रही है? तुमने इससे शादी की है? मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बस आगे कुछ मत कहना। ये सुनते ही अलका मानो टूट सी जाती है और उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहती और घर में चली जाती है। घर जाते ही विक्रम की माँ कुसुम विक्रम से कहती है, बेटा ये कौन है? तेरे ऑफिस की है क्या? नहीं माँ जी, मेरी सौतन लाया है आपका बेटा।
ये क्या कह रही है बहू? विक्रम, हाँ माँ सही कह रही है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। चलो मोनिका, अलका के कमरे में रहोगी। अलका बहू कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तेरी माँ भी मर गई है। ये जो तू लेकर आया ना, जिसे जो भी है ये, इसे या तू स्टोर रूम में सुला या कहीं और रख। इसको घर में तो कोई अच्छा खासा कमरा नहीं मिलेगा। माँ पर ये मेरी पत्नी है। और ये तेरी दुश्मन। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में, मैं जो बोलूँगी वही होगा। अपनी इस आइटम को लेकर कहीं भी जा और कहीं भी रह, ये मेरा घर है। कुसुम की बातें सुनकर विक्रम के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी दूसरी पत्नी यानी कि मोनिका को स्टोर रूम में रहने को कहता है। ये देखकर मोनिका विक्रम से कहती है, बड़े बड़े सपने दिखाकर पहले ही दिन स्टोर रूम में सुला रहे हो मुझे। तुम घर का माहौल तो जानती हो ना कि अभी क्या चल रहा है। तुम्हें आज तो यही रहना होगा। ये कहकर विक्रम जाने लगता है। तभी मोनिका विक्रम से कहती है, विक्रम, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं रहोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे माँ को देखना है। लगता है तुम्हें यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी। अपनी पत्नी और माँ का दिल भी दुखा दिया है। ये कहकर जैसे ही विक्रम स्टोर रूम में जाता है, मोनिका स्टोर रूम बंद कर फोन पर बात करते हुए किसी से कहती है, सुनो, मैंने इस घर में कदम रख तो लिया है, लेकिन यहाँ पर बुढ़िया बहुत चालाक है। इतनी जल्दी मैं किसी को रास्ते से हटा नहीं सकती। इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। अगली सुबह मोनिका उठकर देखती है कुसुम पूजा कर रही थी और अलका खाना बना रही थी। तभी कुसुम अलका को प्रसाद देते हुए कहती है, भगवान मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए और तुझे हमेशा खुश रखे। माँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपका खाना लगा दूँ? हाँ, लगा दे बेटा। तभी विक्रम ऑफिस जाते हुए अलका को आवाज लगाकर कहता है, अलका, मेरा लंच बॉक्स दे दो। क्यों? अलका क्यों देगी? तेरी नई नवीली दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी है। चलो मैं बाहर ही खा लूंगा। जी, मैं बना देती हूँ। रहने दो, मैं बाहर खा लूंगा। तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, कोई काम हो तो फोन कर देना। आज तक तो अपनी माँ और पत्नी को कभी नहीं कहा कि अपना ध्यान रखना। इसे कौन सा हम खा जाएंगे। विक्रम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दोपहर के 3 बजे मोनिका एकदम सज धज कर घर से कुसुम और अलका की नजरों से छुप छुपा कर निकलती है। तभी कुसुम मोनिका को चोरों की तरह बाहर जाते देखकर अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू, इसके बारे में हमें सच पता लगाना होगा। रात में ये किससे बात कर रही थी? ये अपने साथ कोई न कोई राज लेकर आई है। जा इसके पीछे। अपनी सास की बात मानकर अलका मोनिका का पीछा करती है और मोनिका कुछ दूर चलकर एक पार्क में पहुंचती है, जहां मोनिका के पीछे अलका भी थी। हालांकि वो छुपते छुपाते मोनिका के पीछे थी। अलका देखती है कि उससे एक आदमी मिलने आता है और दोनों आपस में बातें कर थोड़ी ही देर में मोनिका घर आ जाती है। लेकिन अलका तो मोनिका और उस आदमी का फोन से फोटो लेकर घर आती है और कुसुम मोनिका से पूछती है, आज कहाँ गई थी तू? घर में तो तू थी नहीं। माँ जी, मैं कहाँ बाहर गई? मैं तो छत पर थी। अच्छा, छत पर थी। इस झूठ के साथ कुसुम और अलका को यकीन हो जाता है कि मोनिका ने विक्रम को किसी न किसी वजह से अपने प्यार के जाल में फंसाया है। और अब इस बात का पता लगाने के लिए कुसुम और अलका मोनिका पर नजर रखना शुरू करते हैं। हालांकि मोनिका अगले रोज किसी से बातें कर रही थी, जो बातें अलका चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। और फिर कुसुम और अलका उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें मोनिका बात करते हुए अगले आदमी से कहती है, 1 महीने बीत गए और विक्रम ने ना तो अब तक मुझे अपने घर के कागजात दिखाए और ना ही पैसों के बारे में बताया। यहाँ लाने से पहले तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तुम्हारे नाम अपना सब कुछ कर दूंगा। और अब तुम मेरी बीवी हो, ये भूलना नहीं मोनिका माय डार्लिंग। और अपने काम को अंजाम दो और जल्दी अपने नाम घर करवा लो और सबको घर से निकाल फेंको। हाँ कमलेश, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं कौन सा इसके साथ रहने वाली हूँ, ये जो मेरे प्यार में पागल हुए जा रहा है। जब मैंने अपने पहले वाले पति को लात मार दी थी, उसके पैसे और घर अपने नाम करवा कर, तो ये विक्रम कौन सी बड़ी चीज है। हाँ मेरी जान, तभी तो तुमने मुझसे शादी करी। दोनों की बातचीत सुनने के बाद कुसुम और अलका शॉक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि मोनिका ने विक्रम को फंसाया है, वो भी पैसों के लालच में। और अपने पति के साथ मिलकर वो अपने नाम विक्रम की जायदाद करना चाहती है। ऐसे में अलका कुसुम से कहती है, माँ जी, सुना आपने? ये तो हमारे घर को हड़पने आई है और ये तो इसका दूसरा पति है। इसने तो अपने पहले पति को भी तलाक देकर उसका घर और पैसा हड़प रखा है। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिमाग से काम ले, इसे हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते।
अब कुसुम और अलका एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो मोनिका से कहते हैं, हम कल शाम तक आएंगे और विक्रम का भी तुम देख लेना, वो भी 2 दिन की छुट्टी पर है। जी, मैं देख लूंगी घर। जैसे ही कुसुम और अलका घर से बाहर जाते हैं, उसके 2 घंटे बाद वही आदमी मोनिका से मिलने कुसुम के घर आता है, जो उस दिन मोनिका से पार्क में मिलने आया था। और जैसे ही वो घर की बेल बजाता है, वैसे ही मोनिका उसे घर के अंदर लाती है। और ये सब बाहर से देख रहे कुसुम और अलका इसी मौके के इंतजार में थे। इसके बाद कुसुम और अलका पुलिस को बुलाते हैं और दोनों को अरेस्ट करवाते हैं। तभी विक्रम भी वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप ठीक है? क्या हुआ था आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो तुझे जल्दबाजी में इसलिए बुलाया है क्योंकि तेरा प्यार जेल जा रहा है। मिल ले अपने धोखेबाज बेवफा प्यार से। ये आप क्या कह रही है माँ? तो तुझे क्या लगता है कि ये औरत तेरे प्यार में पड़ गई थी? किस गलत फहमी में है तू? देख, पुलिस को बुलाया है और ये तेरा साला नहीं बल्कि इसका दूसरा पति है। मोनिका, ये सच है? माँ जो कह रही है वो सच है क्या? हाँ, सच है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तभी विक्रम मोनिका को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, धोखेबाज औरत, मैंने तेरी वजह से अपने परिवार को छोड़कर उन्हें परेशानी में रखा, अपनी पत्नी की नहीं मानी। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे लेकर जाओ और इस पर फ्रॉड का केस बनाओ। इन्होंने बहुत घर बर्बाद किए हैं। हमने इनके खिलाफ सारे सबूत देख लिए, आप चिंता न करें, इन्हें सजा होगी। इस तरह अलका की सौतन के दूसरे पति का पर्दाफाश होता है, जो इस तरह से अपने पत्नी के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर और प्यार में फंसाकर लोगों को लूटते थे, जिसे जेल की हवा तक खानी पड़ती है।